Guys, today we are doing gravitation chapter class 9th. ग्रेविटेशन क्या है और ग्रेविटेशन वर्ड से हमें क्या पता चलता है। ग्रेविटेशन मीन्स ग्रेविटी। ग्रेविटी तो आपको पता ही है, ठीक है। मैं बताता हूँ एक बारी फिर। ग्रेविटी ग्रेविटी क्या है? ए फोर्स विच पुल्स अ बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज नोन एज ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ग्रेविटी क्या है? जैसे हम धरती पे कैसे खड़े हैं? ग्रेविटी करके खड़े हैं। अगर ग्रेविटी ना हो तो हम धरती पे नहीं खड़ सकते, ठीक है। और ग्रेविटी को ही ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं और ग्रेविटेशन फोर्स को ही ग्रेविटी कहते हैं, ठीक है। ये बात आप समझ लो। अब ग्रेविटी का थोड़ा आपको आइडिया आ गया होगा कि ग्रेविटी क्या है, ठीक है। अब हम ना इस ग्रेविटी को दो बॉडीज के बीच में पढ़ेंगे। वो वो आपको मैं आगे एग्जांपल्स से बताता हूँ, ठीक है। ग्रेविटी आपको पता लग गया ना क्या है, ठीक है। वी हैव फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, ठीक है। द फोर्स विच कीप्स ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर पाथ इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। जो फोर्स है, एक फोर्स है, वो एक ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ कवर करा रहा है, वो फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ से फोर्स लग रहा है। ये थ्रेड है जो एक ब्लॉक से टाई की हुई है, वुडन ब्लॉक ले लो, और ये घूम रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, सर्कुलर पाथ ये कवर कर रहा है, सर्कुलर पाथ ये कवर कर रहा है ना, और ये क्या लगा रहा है? फोर्स, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट क्या लगा रहा है? फोर्स। और ये फोर्स को हम क्या कहते हैं? जो ये फोर्स इसको सर्कुलर पाथ कवर करा रहा है, तो इस फोर्स को हम क्या कहेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स। लगी समझ आपको? जो ये फोर्स है इस ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ कवर करा रहा है, और ये फोर्स हम क्या कहेंगे? इसको फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। सो नेक्स्ट वी हैव रिलेशन बिटवीन मून एंड अर्थ। मून जो मून है वो अर्थ के आगे पीछे क्यों घूमता रहता है, हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो, जैसे यहाँ पर अर्थ है, घूमना तो मून नहीं है ना, मून ही घूमेगा ना। अब मून क्यों घूमता है अर्थ के आगे पीछे, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से समझना। जैसे मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स लगाया, बताया आपको क्या है। अब यहाँ पर देखो, अर्थ अपना फोर्स लगा रही है तभी मून सर्कुलर पाथ कवर कर रहा है, सेम है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। जो मून क्या है? ऑब्जेक्ट समझ लो, और ये अर्थ क्या है? फोर्स लगा रही है मून पर भी वो सर्कुलर पाथ कवर करे, ठीक है। सेम एज जैसे मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स है, यहाँ पर मैंने क्या ले लिया? मून, यहाँ पर अर्थ, ठीक है। हियर हियर अब यहाँ पर फोर्स, अर्थ कौन सा फोर्स लगा रही है, ठीक है। वो अर्थ, ये अर्थ जो फोर्स लगा रही है हम उसे कहते हैं अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स, जो वो मून पे लगा रही है। और इसके इसके कारण मून जो अर्थ के आगे पीछे रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है ना। आपको समझ लग गया होगा। दोबारा समझते हैं। जैसे देखो, अर्थ या हमारा आप उसका फोर्स लगा रही है मून पे, ठीक है। वो क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। उसका ग्रेविटेशनल फोर्स लगाने से वो घूम रहा है सर्कुलर पाथ में, ठीक है। लगी समझ अब क्या है अर्थ और मून क्यों घूमता है अर्थ के, ठीक है, आगे पीछे, ठीक है। ठीक है ना। अब हम आगे करेंगे। एक क्वेश्चन है जो आपके दिमाग पे आपको, अब मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा पहले सोचना वो क्वेश्चन का मतलब क्या है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, ट्री है, एक एप्पल है यहाँ पर, ठीक है। एप्पल ही जब वो पक जाता है वो नीचे क्यों गिरता है, ठीक है। क्यों? अर्थ क्यों नहीं उसे इक्वल एंड ऑपोजिट, मतलब कि अर्थ क्यों नहीं फॉल्स टुवर्ड्स एप्पल के पास जाती है, ठीक है।
अर्थ क्यों नहीं एप्पल के पास जाती है और एप्पल ही क्यों अर्थ के पास आता है, ठीक है। अब जैसे हमने थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर एप्पल गिर रहा है, ठीक है, तो अर्थ भी तो एप्पल के पास जा सकती है, ठीक है। बट सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या बात बताता है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या बताता है, एफ इज इक्वल टू एम ए। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है हमें, एफ इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। सो हेयर एफ इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू एम अपॉन ए। अब यहाँ से ना ध्यान से समझना, आपको पहले मैं बताता हूँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है। जैसे देखो, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, ठीक है। हेयर ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। इफ ए इंक्रीजेज सो बी विल इंक्रीज, if a increases b will decrease, if b will decreases a will increase। ये उल्टा है, जब a इंक्रीज करेगा तो b भी इंक्रीज करेगा। यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, अगर a इंक्रीज करेगा तो b डिक्रीज करेगा, ठीक है। अब मैं बताता हूँ यहाँ पर जो अर्थ क्यों नहीं एप्पल के साथ मतलब जाती, क्यों नहीं जाती एप्पल पर, अर्थ अर्थ क्यों नहीं जाती एप्पल पर, ठीक है। हमने यहाँ पर ये समझना है। अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन तो हमने फॉर्मूला हमें पता है, एफ इजिकल टू एम ए इजिकल टू एफ अपॉन एम। अब अगर यहाँ पर देखें, अगर हम यहाँ पर एफ कांस्टेंट लें और ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू मास लें, ठीक है। अब ये तो हमें पता है अर्थ का मास होता है सबसे ज़्यादा और एप्पल का मास उसके सामने नेग्लिजिबल ही है, ठीक है। अर्थ का मास होता है ज़्यादा और एप्पल का कम है। अगर यहाँ पर अर्थ है, अगर अर्थ का मास ज़्यादा है तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, कम। अगर अर्थ का मास ज़्यादा, जैसे मैंने इनवर्सली प्रोपोर्शन लेना, अब अगर अर्थ का मास ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन कम होगी, ठीक है। अगर यहाँ पर एप्पल का मास ले कम है तो उसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी। अगर एप्पल की एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी तो वो नीचे गिरेगा ना, ठीक है। अगर एप्पल की एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी तो वो नीचे गिरेगा ना। अब यहाँ पर अर्थ की तो एक्सेलरेशन नेग्लिजिबल ही मानो, क्योंकि मास अगर इतना ज़्यादा तो एक्सेलरेशन तो बिल्कुल होगी ही नहीं, वो एप्पल के पास क्यों जाएगी अर्थ, ठीक है। तो इस कारण एप्पल अर्थ के टुवार्ड्स गिरता है, ठीक है। अब लगी समझ आपको। ऐसे ही यहाँ पर है, यहाँ पर भी मास कॉन्सेप्ट आता है पर कम है, ठीक है। अर्थ का मास ज़्यादा है, मून का कम है, तो मून रिवॉल्व अराउंड दी अर्थ। बट हेयर वी हैव ग्रेविटेशनल फोर्स, हेयर वी ऑल्सो हैव ग्रेविटेशनल फोर्स। बोथ में क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स रिवॉल्व कराता है। मैंने यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्म, आप यही कंसेप्ट से करो, सेंट्रीपिटल वाले से कंसेप्ट से ये समझो, ये अलग कंसेप्ट है और एप्पल का और अर्थ का, ठीक है। इसका क्वेश्चन भी आता है पेपर में, ठीक है। ध्यान से मैंने समझा दिया, आप रिपीट करके वीडियो रिपीट करके भी समझ सकते हो। नाउ वी हैव यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है ये हम समझेंगे, उसका जो एक्सप्रेशन समझेंगे और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट समझेंगे, ठीक है। पहले मैं बताता हूँ, कोई यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। सो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें क्या बताता है, एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है, यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता ही करता है, ठीक है, विद ए फोर्स। और जो अट्रैक्शन होगी वो फोर्स के कारण ही होगी ना, और जो फोर्स है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट ऑफ मासेस, ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। आपको डेफिनेशन तो मैंने बोल दी, आपको समझ आया नहीं होगा। यहाँ पर हम लेते हैं दो मास m1 एंड m2, ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी, डिस्टेंस बिटवीन देम इज d, ठीक है। फ्रॉम सेंटर टू सेंटर, अट्रैक्शन कहाँ से होती है, फ्रॉम सेंटर टू सेंटर।
और जो इन दोनों में फोर्स लग रहा है, इसका फोर्स भी लग रहा है, इसका फोर्स भी लग रहा है, और ये जो फोर्स लग रहा है इन दोनों का, द फोर्स इज इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मैंने बताया था, इफ वन थिंग इंक्रीजेज other thing also increases. So here we have same, F is directly proportional to product of masses, and F is inversely proportional to their distance between them. ठीक है, अब हमारे पास हमने ये दो इक्वेशन कंबाइन करके इक्वेशन नंबर 3 ले ली। ठीक है, इक्वेशन नंबर हमारे पास 3 आ गई, विच F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 अपॉन m1 इंटू m2 अपॉन डी स्केयर। सो अगर हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है अब, ठीक है, तो हम कोई भी कांस्टेंट ही लेंगे ना यहाँ पर, कांस्टेंट, और वी हैव कैपिटल जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वो यूनिवर्स में कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू भी यूनिवर्स में कांस्टेंट है। ये आपको याद करनी पड़ेगी, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर केजी स्क्वेयर। ठीक है, अब मैंने आपको समझाया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ अब। ठीक है, अब देखो, कोई भी जैसे यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट है, आप अर्थ और मून ले लो, दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है ही है और दोनों में डिस्टेंस भी है। वो अर्थ और मून का फिर क्या आएगा, हमने निकालना क्या है, फोर्स बिटवीन देम क्या है, फोर्स क्या होगा उन दोनों के बीच में, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा। और एफ हमने यहाँ पर एंड पे लगाना है, ये है अर्थ का मास, ये है मून का मास, और ये है डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड दिस इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, जी, कैपिटल जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है ना, समझ लगी ना आपको। सो हेयर ये वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।